हाथ कर। नमस्कार, मैं रमेश तिवारी सानिध्य क्लासेज पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमारा पर्सनल यूट्यूब चैनल है सानिध्य क्लासेज, जिस पर कि हम कंपटीशन से संबंधित कई मैटर को डालते हैं और इसके साथ ही साथ हम हिस्ट्री से संबंधित जो भी इशू है, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको डालते रहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि यह क्लास आपको बहुत लाभ पहुंचाएगी और आपके लिए बहुत ही यह उपयोगी भी होगा। आज का हम लोग जो क्लास करने जा रहे हैं वह है बांग्लादेश का उदय एवं भारत की भूमिका। है हाँ? एवं भारत की भूमिका। इस विषय पर आज का यह हमारा यूट्यूब पर क्लास। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बांग्लादेश का उदय हुआ उसमें भारत की क्या भूमिका थी, इस पर हम आज विश्लेषणात्मक अपना विचार रखें। इस विषय में सबसे पहले हम एक फॉर्मेटिंग आपको देते हैं कि किस तरह से इस बिंदु को तैयार किया जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप तैयारी करें, अपने नोट्स को बनाएं, मैटर को तैयार करें, तो उसमें हमेशा एक सिनैप्सिस फॉर्मेटिंग होना चाहिए आपके पास, क्योंकि कंपटीशन के समय जब बच्चा फॉर्मेटिंग नहीं बनाता है तो लास्ट में जब वो मेंस का एग्जाम देने जाता है तो उसकी सारी जो मैटर हो वो रिवीजन नहीं हो पाती है। इसलिए फॉर्मेटिंग जरूरी है। तो पहले हम देखेंगे थोड़ा सा इसका पृष्ठभूमि, फिर देखेंगे पाकिस्तान, पृष्ठभूमि में पाकिस्तान का जन्म देख लेंगे, फिर पूर्वी पाकिस्तान में घटनाक्रम घटनाक्रम फिर देखेंगे 1971 का युद्ध एवं भारत की इतने पहलू को हम देखेंगे और इसके अंतर्गत बांग्लादेश का उदय और भारत की भूमिका का विश्लेषण किया जाएगा। तो हमेशा एक सिनेप्सिस हो आपके पास, तो सीक्वेंस में आपका आंसर आगे बढ़ता है। रही बात तब पृष्ठभूमि की, तो आप पृष्ठभूमि में देखेंगे कि बांग्लादेश का उदय सडनली नहीं हुआ, बल्कि उसकी पृष्ठभूमि में जाएं तो आजादी के समय की बातें आती। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। बंगाल का विभाजन अंग्रेजों की एक चाल थी, सिंपल भाषा में कहें तो, क्योंकि बंगाल के विभाजन का जो वो कारण गिनाते हैं अंग्रेज, वो वास्तविक कारण नहीं था। दरअसल वह भारत में राष्ट्रीय गतिविधि को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने एक चाल चली थी, लॉर्ड कर्जन ने एक चाल चला था और बंगाल का विभाजन कर दिया था, जहां से संप्रदायवाद का उदय भी होता है और भारत में संप्रदायवाद को बढ़ावा मिलता है। ठीक, तो 1905 की घटना से हम इसको जोड़कर देखते हैं। आगे चलकर मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद से भारत में हालात ऐसे हो जाते हैं कि 1940 तक आते आते भारत और पाकिस्तान अलग अलग दो देश होंगे, इस अवस्था में भारत की राजनीति पहुंच जाती है। 1943 में बांटो और छोड़ो का नारा दिया जाता है। इस तरह से अब यह अनिवार्य हो गया था कि भारत का विभाजन। 1946 में 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाती और वहां से भारत में दंगों का दौर शुरू हो जाता है और 1947 तक आते आते स्थिति यह हो गई थी कि अब बंटवारा ही एकमात्र और अंतिम विकल्प था। तो धर्म के नाम पर भारत का विभाजन होता है और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म होता है। इस तरह से भारत दो टुकड़ों में बंट जाता है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म होता है और 15 अगस्त को भारत को आजादी मिल जाती है। इस तरह से
भारत माता के दो टुकड़े हो। और जब पाकिस्तान का जन्म होता है तो अब देखिए पाकिस्तान को एक देश में दो टेरिटरी, दो क्षेत्र मिलता है, जिसको पाकिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान कहा गया है। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान, इन दो पाकिस्तान और इन दो क्षेत्रों को मिलाकर पाकिस्तान बनता है और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 1500 किलोमीटर की दूरी। और इन दोनों क्षेत्रों के बीच में जो टेरिटरी बचता है वो भारत है। इस तरह से पाकिस्तान का जन्म होता है, एक देश होता है, दो क्षेत्र होता है, दोनों के बीच की दूरी 1500 किलोमीटर होती है। तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान को दो टुकड़ों में एक देश प्राप्त हुआ था और वो पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के रूप में। ठीक, अब यहां पर समस्या क्या हुई, जरा पूर्वी पाकिस्तान में घटनाक्रम के रूप में देखते हैं। जो बांग्लादेश वाला क्षेत्र है आज का, वो उस समय का ईस्ट पाकिस्तान था। उस ईस्ट पाकिस्तान में जो अगर डेमोग्राफी रेशियो देखें तो आप देखेंगे कि वहां पे बंगाली लोग थे, एथनिक दृष्टिकोण से बंगाली थे और धार्मिक रिलीजियस दृष्टिकोण से वे लोग मुस्लिम। तो पूरे जनसंख्या का पाकिस्तान में 56%, अकेले कितना 56% जनसंख्या जो थी वो 56% जनसंख्या बंगालियों की थी। हालांकि ये धार्मिक रूप से मुस्लिम है सभी, लेकिन 56% जनसंख्या इनकी है जो बंगाली बोलते हैं, बंगाली लोग हैं। और शेष जनसंख्या वो है जो पश्चिमी पाकिस्तान में है, जो उर्दू बोलते हैं। और उर्दू बोलने वालों में महदवी हैं, मुजाहिद हैं, पठान हैं, पख्तून हैं, सब प्रकार के मुस्लिम। तो यहां पर 56% बंगाली और शेष जनसंख्या उर्दू भाषी मुसलमानों की। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जनसंख्या ज्यादा है बंगाली भाइयों की, लेकिन संसाधन का खर्च, संसाधन का 75% अकेले खर्च होता था वेस्ट पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेसी पर, राजनीति पर और संसाधनों पर जिसकी पकड़ थी, जिसको मैं दबदबा शब्द इस्तेमाल करता हूं, जिसकी दबदबा थी, वो थे वेस्ट पाकिस्तान के लोग, उर्दू भाषी। इस बात से बंगालियों को बड़ा कष्ट होता था, लेकिन वे चाहत कर भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। दुर्भाग्यपूर्ण घटना 21 मार्च 1948 को घटित होती। 21 मार्च 1948 1948 को दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होती। इसमें यह होता है कि जिन्ना महोदय ढाका में एक भाषण करते हैं और उस भाषण में जिन्ना स्पष्ट कर देते हैं कि देश का जो नेशनल स्टेट लैंग्वेज होगा वह होगा बंगाली, सॉरी वो उर्दू होगा, जो स्टेट लैंग्वेज होगा वो उर्दू होगा। इसके बाद से बंगालियों में एक निराशा और आक्रोश उत्पन्न होता है और यहीं से भाषाई आंदोलन प्रारंभ होता है। यहीं से बंगाली लोग इकट्ठा होने लगते हैं, अपने भाषा के प्रति और ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं और बड़े स्तर पर आंदोलन करने का निर्णय लेते हैं। 21 फरवरी 1952 को बड़ा आंदोलन होता है। 21 फरवरी 1952 को एक बड़ा सा आंदोलन होता है और इस आंदोलन में यह होता है कि स्टूडेंट हिस्सा लेते हैं, जिस पर पाकिस्तान आर्मी, जो वेस्ट पाकिस्तान के आर्मी थी, वो गोलीबारी कर देती है, जिसमें विद्यार्थी मारे जाते हैं। उसके बाद 1965 का समय आता है आगे चलकर घटनाक्रम में, जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है, जिसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। उसके बाद से, इस घटना के बाद जब युद्ध होता है, उसके बाद से 1968 के राउंड में आते आते पाकिस्तान में, सॉरी
ईस्ट पाकिस्तान के जो लीडर थे जिनका नाम था शेख मुजीबुद्दीन रहमान, वही थे जो अब बंगालियों का नेतृत्व कर रहे थे। और बंगाल के नेतृत्व करने के लिए, बंगालियों को एक आजादी, एक पहचान दिलाने के लिए उन्होंने ही अवामी लीग पार्टी का गठन किया था। हालांकि पाकिस्तान के बनने के बाद बंगालियों को आश्वासन दिया गया था कि उनके संस्कृति का, उनके लैंग्वेज का ध्यान रखा जाएगा और ऑफिशियल लैंग्वेज में बंगाली लैंग्वेज होगी, ऐसा आश्वासन भी दिया गया था। लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं। ठीक इस तरह से 65 के युद्ध के बाद 1968 तक आते आते मुजीबुद्दीन रहमान इस मानसिक अवस्था में पहुंच गए थे कि वेस्ट पाकिस्तान के साथ हमारा कोएग्जिस्टेंस नहीं संभव है, और वे 6 मांगे अपनी रखते, 6 मांगे रखते हैं। और ये मांगे हुए मांगे हैं जो पाकिस्तान को हिला देने वाली थी। ये वैसी मांगे नहीं थी, कोई ऐसी वैसी, कोई चना चबेना वो नहीं मांगे थे। मांगों में 2-4 मांगों का मैं उल्लेख कर दे रहा हूं, जरा देखिएगा। ईस्ट पाकिस्तान को स्वायत्तता प्रदान किया जाए। समझ रहे हैं, स्वतंत्रता नहीं मांग रहे हैं लेकिन स्वायत्तता मांग कर रहे हैं। यानी हम आपके अधीन रह सकते हैं, लेकिन उसमें भी हमारी अपनी डिसीजन पावर होगा। तो स्वायत्तता प्रदान किया जाए, अपना एक करेंसी हो, ईस्ट पाकिस्तान की अपनी एक करेंसी, हमारा एक फॉरेन रिजर्व होगा, ठीक, हमारी सेपरेट आर्मी होगी। इस तरह से कुछ डिमांड करते हैं और यह डिमांड कहीं न कहीं सेपरेशन की तरफ लेकर जाती है। वेस्ट पाकिस्तान के लोग समझ गए थे। उसके बाद 19 जून 1968 को, सॉरी 1968 को पाकिस्तान आर्मी के जनरल अयूब खान के द्वारा शेख मुजीबुद्दीन रहमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और शेख मुजीबुद्दीन रहमान को गिरफ्तार कर उनके साथ 34 अन्य ईस्ट पाकिस्तान के बड़े बड़े पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल दिया जाता। अब यहां से बंगालियों में निराशा, असंतोष, बौखलाहट का दौर और तेजी से प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद 1970 में पाकिस्तान में चुनाव होता है। 1970 में पाकिस्तान में चुनाव होता है। पाकिस्तान में जो चुनाव होता है उसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उसमें यही तय किया गया था कि जिस पार्टी को, जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, जिसको बहुमत मिलेगा, वही सरकार बनाएगी। लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो पार्टी उभर कर आती है वो है अवामी लीग, शेख मुजीबुद्दीन रहमान की पार्टी, जिसका नाम है अवामी लीग। अवामी लीग सबसे बड़ी पार्टी बनकर आती है और उस पार्टी को 167 सीट मिलती। जबकि उल्लेखनीय बात यह है कि इनको ईस्ट पाकिस्तान में 167 सीट मिलता है, वेस्ट पाकिस्तान में एक भी सीट नहीं जीती। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि एक भी सीट नहीं जीते थे, ये महत्वपूर्ण है कि वेस्ट पाकिस्तान में ईस्ट पाकिस्तान को लेकर कितनी नफरत थी, कितना घृणा था इन लोगों के। इन बंगालियों को ये लोग काला, नाट्टा इत्यादि कहकर कमेंट करते थे, चिढ़ाते थे। आप समझ सकते हैं कि वेस्ट पाकिस्तान में इनकी क्या हालात थी। कॉमन पीपल, आम जनता भी ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को और उनके लीडरशिप को नहीं पसंद करती थी। अर्थ तो यही हुआ। इस तरह से ईस्ट पाकिस्तान के जो अवामी लीग थी उसको 167 सीट मिलता है, जबकि वेस्ट पाकिस्तान के सबसे बड़े पार्टी के रूप में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी आई थी और उसको मात्र 86 सीट मिली। इस 86 सीट से 167 सीट बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद भी इनको सरकार बनाने की अनुमति नहीं दी गई शेख मुजीबुद्दीन रहमान। और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लीडर जो जुल्फिकार अली भुट्टो थे, वे जनरल, सेना के जनरल से मिलकर लोकसभा ही भंग करवा दिए और उसके बाद शेख मुजीबुद्दीन रहमान को पकड़कर वेस्ट पाकिस्तान में लेकर जेल में डाल दिया गया। अब आप समझ लीजिए कि कितनी हालात खराब हो गई।
उसके बाद जब इनको जेल में डाल दिया गया तो वहां से स्थिति खराब हो गई और बड़े स्तर पर आंदोलन होना, जब आंदोलन होना शुरू हो गया तब जाकर पाकिस्तान की सेना, अब इस जेल में जाने से पहले का एक घटना है जो थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूंगा। जब जेल में जाने से पहले तक शेख मुजीबुद्दीन रहमान ईस्ट पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान कहना बंद कर, अब वे उसको बांग्लादेश कहते थे और अपने मुक्ति के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया था और एक आर्मी तैयार किए थे जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी सेना। क्या नाम था? मुक्ति वाहिनी सेना। और एक बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिए थे जिसमें जय बांग्ला का नारा भी दिए थे। गिरफ्तारी से पहले की घटना है और उसी में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि हम स्वतंत्र देश हैं। जय बांग्ला, बंगाली लैंग्वेज, बंगाली अस्तित्व की बात। इस तरह से उनको पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। जो ये मुक्ति वाहिनी सेना थी, इसके विपरीत पाकिस्तान ने शांति वाहिनी सेना बनाई और ऑपरेशन चंगेज खां चलाया, जिसके थ्रू वे वेस्ट पाकिस्तान से आर्मी को लेकर ईस्ट पाकिस्तान में उतार दी और ईस्ट पाकिस्तान में उतारे। और ये सेना इतनी बर्बरता से, इतनी बेरहमी के साथ पेश आई कि कहा जाता है कि 40,000 से ज्यादा महिलाओं का इन्होंने गैंग रेप किया था। एक दिन में 10 लाख लोगों को ठिकाने लगा दिए थे। बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी थे, पढ़े लिखे थे, नेता थे, पत्रकार थे, सबको लेकर ये लोग जेल में डाल दिए या तो उनको मौत के घाट उतार दिया। हालात ये था कि जो नेशनल इंटरनेशनल मीडिया थी उनको बैन कर दिया गया और इंटरनेशनल मीडिया भी यहां से छोड़कर भागने पर विवश हो गई थी। ये स्थिति पहुंच गया था। वैसी स्थिति में अब करते तो क्या करते? अब वहां से पलायन होना, बड़े स्तर पर लोग मारे जा रहे। देखते ही देखते 1971 में मार्च तक आते आते 1 करोड़ लोग भारत आ चुके। 1 करोड़ लोग। और इस 1 करोड़ लोगों का खाना पीना देखना, मेंटेन करना बड़ी कठिन काम था, आसान काम नहीं था। इंदिरा जी के समक्ष समस्या यह थी कि 1 करोड़ लोगों का भरण पोषण करूं या फिर मुक्ति वाहिनी सेना को मदद कर दूं और वो मुक्ति वाहिनी सेना अपना स्वतंत्र देश बना ले। दोनों अवस्थाओं में इंदिरा जी बड़ा विश्लेषण की, बड़ा कुशल नेतृत्व था उनका। तो उन्होंने बड़ा सूझबूझ की रणनीति अपनाया कि अगर हम 1 करोड़ लोगों को हर साल खिलाएंगे, पिलाएंगे, संसाधन, नौकरी, रोजगारी का व्यवस्था करेंगे तो हमारा ही संसाधन बर्बाद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्यों ना हम इन 1 करोड़ लोगों को इनके देश भेज दें और बांग्लादेश को स्वतंत्र। इस तरह से इंदिरा गांधी बांग्लादेश को स्वतंत्र करने की स्थिति में पहुंच गए। उन्होंने बीबीसी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संबोधित भी किया, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने यह भी कहा था कि पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान में अब बड़ा जुल्म हो रहा है। जब देखा कि कोई किसी प्रकार का प्रतिक्रिया नहीं आ रहा है तो उन्होंने अब ईस्ट पाकिस्तान को 4 दिसंबर 1971 से पहले ही ईस्ट पाकिस्तान कहना बंद कर दिया था और उसके जगह पर वो बांग्लादेश संबोधित करने लगी थी, क्योंकि वो मन में अब निर्णय ले चुकी थी कि हमें मदद करना है और मन से मदद करना है और इस राज्य को, इस देश को स्वतंत्र कराना है। इस तरह से इंदिरा गांधी इस निर्णय पर पहुंचती हैं कि अब मुक्ति वाहिनी सेना या बांग्लादेश का मदद किया जाए। तो इस तरह से अब हम 1971 के युद्ध की तरफ पहुंच रहे हैं जिसमें भारत की भूमिका को देखा जाए। ठीक, तो ये था पूर्वी पाकिस्तान में होने वाला घटनाक्रम और उस घटनाक्रम के बाद भारत की क्या भूमिका है, जरा इस पे हम विचार करेंगे। तो इसको मैं इंडिविजुअल एक क्लास लूंगा और उसके अंतर्गत भारत की भूमिका का हम लोग वर्णन करेंगे। 1971 का युद्ध एवं भारत की। तो हम युद्ध के दहलीज पर पहुंच चुके हैं। आगे का क्लास हमारा होगा भारत की 1971 का युद्ध एवं भारत की। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।